प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज हम सब कवि ऋतुराज द्वारा रचित कन्यादान कविता को पढ़ेंगे, सस्वर वाचन करेंगे, इसके भावार्थ को समझेंगे, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य को समझेंगे। इसके बाद अभ्यास के प्रश्नों को समझेंगे। तो आइए हम सब इस कन्यादान कविता की तरफ चलते हैं। कन्यादान कविता के कवि ऋतुराज का जीवन परिचय, रचनाएं, काव्य की विशेषताएं और भाषा शैली पर पहले विचार प्रकट कर रहा हूं मैं। समाज की आंखों देखी विषमताओं का चित्रण करने वाले कवि श्री ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर, राजस्थान में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब वे सेवानिवृत्त होकर जयपुर में रहते हैं। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ चित्रण और वे अपने आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। इसलिए उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। रचनाएं, प्रमुख कार्य, कविता संग्रह इनके 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें प्रमुख हैं एक मरण धर्मा और अन्य, दूसरा है पुल और पानी, तीसरा है सूरत निरत और लीला मुखारबिंद। इन्हें पुरस्कार जो मिला है सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार आदि से सम्मानित किया जा चुका है। काव्य की विशेषताएं, मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को कवि ने अपने लेखन का विषय बनाया है। कवि ऋतुराज समाज में फैली हुई विषमताओं को अपने लेखन का विषय बनाया। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभवों का यथार्थ और आसपास की रोजमर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। भाषा शैली, कवि का अंग्रेजी और हिंदी भाषा पर समान अधिकार है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के सामान्य शब्दों का प्रयोग है। उनकी भाषा अति सहज सरल है, जिससे उनकी कविताएं हर किसी को अपने जीवन से जुड़ी कविताएं लगने लगती है। कवि सहज भाषा में गंभीर भावों को उकेरने में समर्थ हुए हैं। त्रासदी चित्रण में व्यंग्यात्मक सहज शैली प्रयुक्त हुई है। ये कवि ऋतुराज का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, भाषा शैली, काव्यगत विशेषताएं आपके सामने मैं रखा। आइए कविता के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ की तरफ। कविता में प्रामाणिक, प्रमाणों से सिद्ध, सयानी, बड़ी, आभास, एहसास, वाचना, पढ़ना, लयबद्ध, सुरताल, रीझना, मन ही मन प्रसन्न होना,
आभूषण, गहना, शाब्दिक शब्दों का भ्रम, धोखा। ये कविता में कुछ आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को आपके सामने रखा। आइए कविता के सार की तरफ। कन्यादान कविता का सार। कन्यादान कविता में कवि ने मां बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर जीने की सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं वे आदर्श के नियमों में बंधे होते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है। इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। किसको? लड़की को माँ क्या कह रही है? अंतिम पूंजी। कविता में कोरी भावुकता नहीं बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। माँ अपनी बेटी को विवाह के समय सीख दे रही है और अपनी अंतर्वेदना को प्रकट कर रही है। माँ की वेदना कितनी तीव्र है इसे बताने के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उसकी पीड़ा स्वाभाविक होती है। माँ को ऐसा लग रहा है कि बेटी उसकी अंतिम पूंजी है, उसे भी वह दान में दे रही है। माँ के अनुसार उसकी बेटी अभी सयानी समझदार नहीं हुई है, वह तो भोली और अति सरल है। वह सुख की कल्पनाओं को लिए दुख को प्रकट करना जानती है, अर्थात बाहरी जीवन के सुख दुखों से अभी अपरिचित ही है। माँ बेटी को सीख देती है, विदा करती है तो माँ बेटी को सीख दे रही है, शिक्षा दे रही है, सावधान कर रही है कि पानी में झांककर अपने चेहरे के सौंदर्य को देखकर अधिक इतराना मत, खुश मत होना। इससे आग की तरह सावधानी बरतना। आग रोटियां सीखने के लिए होती है, स्वयं जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शब्दों के भ्रमजाल की तरह हैं, उनके लालच में मत पड़ना। वे सब स्त्री जीवन को बंधन में डालने का कारण बनते हैं। माँ ने बताया कि लड़की की तरह मर्यादित तो रहना, परंतु लड़की की तरह केवल भोली बनकर मत रहना। हर तरह से सावधान रहना, सजग रहना, जागरूक रहना, जीवन की हर परिस्थितियों का निर्भय होकर सामना करना। तो कविता का सार कवि ऋतुराज ने माँ चिंतित होकर जब अपनी फूल सी बेटी को भले बुरे का पाठ पढ़ाने लगती है, जिसे जीवन में आने वाले दुखों का बोध ही नहीं है, उसे सिर्फ अपनी अभी कुछ खुशियाँ ही देखी है और उन्हीं के सपने सजाए हैं। इसीलिए इस कन्यादान कविता में माँ बेटी के परंपरागत आदर्श रूप को कवि ने प्रकट करते हुए एक सीख दी है। आइए इस कविता की तरफ। पहले कविता का सस्वर वाचन। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान देने वक्त, लड़की को दान देने वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना
नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। कवि आइए भावार्थ की तरफ। प्रामाणिक, स्वाभाविक, यथार्थ। कितना प्रामाणिक था उसका दुख। कवि ने कन्या विवाह के बाद बेटी को उसकी ससुराल भेजते समय मां की अंतर्वेदना को चित्रित किया है। मां की अंतर्वेदना किस रूप में प्रकट होती है? मां को आभास होता है कि उसने अपनी बची पूंजी को भी दान कर दिया है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख। मां की अंतर्वेदना प्रामाणिक है, उसमें किसी तरह की बनावटीपन नहीं है। जब कोई भी अपनी लड़की को विदा करता है या कन्या को दान करता है तो उसके अंतर्मन की वेदना अपने आप दिखाई देने लगती है। तो माँ को आभास होता है कि उसने अपनी बची पूंजी को भी दान कर दिया। लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। उसने अपनी बची पूंजी को भी दान कर दिया। उसके पास कुछ भी शेष नहीं बचा है जिसे अपना समझ सके। उसके हृदय से स्वयं की उद्गार निकल पड़ती है। क्या निकल पड़ती है उद्गार? लड़की अभी सयानी नहीं थी। किसके मन से उद्गार निकल रही है? मां के। मां जब अपनी अंतिम पूंजी लड़की को दान करती है तो उसके मन से उद्गार निकल पड़ता है, और उद्गार निकलता है कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, बेटी अभी मेरी सयानी नहीं हुई है। वह इतनी भोली है, अभी इतनी भोली सरल थी, वह इतनी भोली है, इतनी सरल है कि उसे सुख का तो आभास होता था, सुख की कल्पना तो वह करती है, किंतु जीवन में आने वाले दुखों से अभी अपरिचित है। उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। वह इतनी भोली है, इतनी सरल है कि सुख की कल्पना तो करती है परंतु जीवन में आने वाले दुखों से वह अपरिचित है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, वह आने वाले दुखों को कैसे सहन कर सकेगी? वह तो विवाह से संबंधित सुखों की काल्पनिक इच्छा में जी रही थी। वह तो विवाह से संबंधित सुखों की काल्पनिक इच्छा में जी रही थी जो अस्पष्ट थी, जो नहीं जानती थी। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार कोई कविता शुरू में नई नई कविता को पढ़ता है पाठिका, तो उसको कविता के भाव तुक और लय, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की तरह उस कविता को पढ़ लेता है, लेकिन कविता की अंतर्वेदना को, भावों को समझ नहीं पाता। उसी तरह यह लड़की भी अभी पूर्ण रूप से सयानी नहीं है, वह पाठिका है धुंधले प्रकाश की। उसके विवाह के सुखों का तो काल्पनिक इच्छा उसके अंदर जागती है लेकिन वह उसके बारे में कुछ जानती नहीं है। वह तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की तरह सरलता से, सहजता से पढ़ना जानती थी। काव्य के गंभीर भावों को समझने में क्या है? असमर्थ है थी। अतः बेटी ससुराल में सहज सुख की कल्पना कर रही थी जो अस्पष्ट थी, ससुराल की कठिनाइयों से परिचित नहीं थी। मां ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर रीझना मत। मां ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर
मत रीझना। कवि का कहना है कि माँ ने बेटी को विदा करते समय सावधान किया है कि बेटी अपने सौंदर्य पर इतराना मत। माँ ने कहा अपने सौंदर्य पर इतराना मत, सजग रहना और किसी के प्रशंसात्मक शब्दों में न उलझकर अपने जीवन को बंधन मुक्त रहना। अपने जीवन को बंधन मुक्त रखना। मां समझा रही है कि पानी में अपने सौंदर्य को देखकर इतराने का प्रयास मत करना। मां क्या समझा रही है बेटी को कि बेटी पानी में अपने सौंदर्य को देखकर इतराने का प्रयास मत करना। आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। इससे आग के समान सावधान रहना। आग रोटियां सेकने के लिए होती है, स्वयं जलने के लिए नहीं। अतः सभी कार्य करते समय अति सावधानी बरतना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। शाब्दिक भ्रम की तरह अर्थात प्रशंसात्मक शब्दों की तरह वस्त्रों और आभूषणों के भ्रम में मत पड़ना। यही भ्रम स्नेह का आभास कराकर, प्रेम का आभास कराकर बंधन में जकड़े रहेंगे। तुम लड़की की तरह मर्यादित व्यवहार करना। मां ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, मर्यादित व्यवहार करना, किंतु सामान्य एवं कमजोर लड़की की तरह अत्याचार सहने के लिए दुर्बलता मत दिखाना। तुम हर तरह के शोषण का साहसपूर्वक मुकाबला करना। मां ने कहा लड़की होना, लड़की होने का अर्थ क्या है? तुम्हारे लड़की का व्यवहार कैसा होता है? कोमलता, सरलता और सहजता। तो यह व्यवहार तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अगर कोई तुम्हारे साथ अत्याचार करे, शोषण करे, तो उसका साहसपूर्वक मुकाबला करना, उसका विरोध करना। तो कवि इस कविता के माध्यम से माँ बेटी के आपसी प्रेम का बहुत सुंदर और सजीव वर्णन किया है। मां का कौन सा दुख प्रमाणिक था? मां का दुख सबसे प्रमाणिक क्या है? विवाह के अवसर पर कन्यादान करते समय मां जो दुख अनुभव कर रही थी वही दुख प्रमाणिक था, क्योंकि बेटी को कन्यादान स्वरूप वर पक्ष के हाथों देते समय मां के मन की पीड़ा स्वाभाविक होती है। उसमें किंचित भी बनावटीपन नहीं होता है। बेटी को अंतिम पूंजी क्यों कही मां? बेटी से मां का संबंध निकट का होता है। 9 मास पूर्व गर्भ से ही शुरू हो जाता है। सुख दुख में सभी प्रकार से मां को बेटी का सहयोग प्राप्त होता है। इसलिए बेटी को मां के लिए अंतिम पूंजी कहा गया है। बेटी अभी सयानी नहीं थी, मां ने ऐसा भी अंतर्वेदना प्रकट की है कविता के माध्यम से। तो मां के प्रेम में, स्नेह में पली बढ़ी बेटी उसके लिए सरल ही होती है। इसके अतिरिक्त मां जानती है कि बेटी को परिवार से हटकर मनुष्यों के कटु व्यवहार की जानकारी नहीं है। ससुराल पक्ष के उस व्यवहार को कैसे सहन कर पाएगी जो छल छद्मों से युक्त होते हैं, उन्हें कैसे समझ पाएगी? यह मां की अंतर्वेदना उसे संत्रस्त कर रही है, उसे परेशान कर रही है। मां ने विदाई के समय बेटी को क्या सीख देती है? मां अपनी बेटी की विदाई के समय यह सीख दे रही है कि अपने ही रूप सौंदर्य पर कभी मुग्ध ना होना तथा गर्व न मत करना। क्यों?
आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। विदाई के तो माँ ने अपनी बेटी को आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। यह उदाहरण देते हुए माँ ने बेटी को समझाने का प्रयास किया है कि जिस तरह से आग का उपयोग रोटियां सेकने के लिए होता है, रोटियां सेकने के लिए होती है, उसमें जलने के लिए नहीं, उसी तरह से तुम्हारा रूप सौंदर्य मात्र दिखावा है, छलावा है। यह तुम्हारे जीवन संघर्ष में किसी प्रकार का सहयोग देने वाला नहीं है। इसलिए इस पर इतराना मत, इससे सतर्क रहना, नहीं तो यह तुम्हें कमजोर बना देगा। अब इस कविता में काव्यांश स्त्री जीवन के लिए किन्हें बंधन बताया है। स्त्री जीवन का सबसे बड़ा बंधन क्या है? वस्त्र और आभूषण। कोई कह देता है कि सुंदर वस्त्र ला देंगे, सुंदर आभूषण ला देंगे। अब स्त्री जीवन के लिए बंधन बताया गया है, क्योंकि इनकी चमक एवं लोभ में भ्रमित होकर स्त्री कमजोर पड़ती जाती है। इसलिए मां कहती है कि वस्त्र और आभूषण स्त्री जीवन के बंधन है, इससे तुम दूर रहना। अब इस समाज में व्याप्त किस कुरीति की ओर संकेत किया गया है इस कविता में? इस कविता में समाज में व्याप्त किस कुरीति की ओर, किस बुराई की ओर संकेत किया गया है? काव्यांश में समाज में व्याप्त उस कुरीति की ओर संकेत किया गया है जिसमें दहेज प्रथा, अनैतिक संबंधों आदि के कारण नववधुओं को जलाकर मार दिया जाता है या नववधुओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। लड़की जैसी दिखाई मत देना। कवि ने इस कविता में अंतिम में ही कहा है कि माँ ने कहा है लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ अपनी बेटी से कहना चाहती है कि वह स्वाभाविक जीवन जीते हुए, अब स्वाभाविक जीवन जीते हुए नारी की सरलता, सुभलता, कोमलता, सहजता बनाए रखना, पर एक अबला की तरह अत्याचार को सहने के लिए दुर्बल न बनाए रहना। अत्याचार का प्रतिकार करना, उसका विरोध करना, उसका मुकाबला करना। तो कवि ने इस कविता के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि कन्यादान कविता के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि स्त्री जगत के मन में समाई भावना कन्या तो दान के लिए है, मुक्त होकर नए मूल्य स्थापित करने की प्रेरणा दे रहा है। यह कविता क्या दे रहा है संदेश? इस कविता के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि स्त्री जगत के मन में समाई भावना कन्या तो दान के लिए है, मुक्त होकर नए मूल्य स्थापित करने की प्रेरणा दे रहा है। कन्या बेचारी है, निरीह है, स्त्री जाति मात्र उपयोग के लिए है, ऐसी प्रचलित भावना से नारी जाति को मुक्त होने के लिए प्रेरित कर रहा है। कवि के अनुसार नारी सौंदर्य की प्रतिमूर्ति है। कोमल भावना से नारी को मुक्त होकर ऐसे आदर्श स्थापित करना उचित है कि मानव जगत के मन में पल रही दकियानुसी भावनाएं पलायन कर जाए। पुरुष प्रधान देश में जो कहीं कहीं नारी का शोषण होता है, उसके लिए इस कन्यादान कविता में माँ अपने जीवन की संचित भावनाओं को, जब वह भी कभी अपने घर से आती है और अपने घर से आती है जब दूसरे घर में जहाँ विवाह होता है, और विवाह के जीवन काल से लेकर अंतिम समय तक जो अपने जीवन में जो कठिनाइयाँ, जो समस्याएं समाज में फैली कुरीतियाँ दिखाई देती है, उसी संचित अनुभव को माँ बेटी के विदा करते समय सारे अनुभवों को बेटी से शेयर करती है, बेटी से बताती है कि तुम्हारे जीवन में भी इस तरह की कठिनाइयाँ आएगी, तो उस कठिनाइयों के को का डट करके मुकाबला करना, उसका विरोध करना। लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, अर्थात लड़की के अंदर जो कोमलता, सहजता और
सरलता का भाव होता है उसको बनाए रखना, लेकिन समाज में फैली हुई कुरीतियों का और तुम्हारे तो पर किए गए शोषण का डटकर मुकाबला करना। तो प्रिय बच्चों, ये कन्यादान कविता का आइए हम शिल्प सौंदर्य आपको बता देते हैं। भाषा सरल, स्पष्ट तथा भावानुकूल है। कविता गद्य की भांति है, किंतु अर्थ तथा भावों की लय से गीतमय बनाती है। धुंधले प्रकाश, तुक, लयबद्ध जैसे प्रतीकों के माध्यम से पुत्री की मानसिकता को अति सुंदर ढंग से उभारा गया है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग अंतिम पूंजी हो में उत्प्रेक्षा अलंकार। मां के दुख को प्रमाणिक कहकर दुख की गहराई को बढ़ाया गया है। स्त्री जीवन के प्रति कवि हृदय की संवेदना को अभिव्यक्ति मिली है। लड़की होना में गहरी अर्थ व्यंजना है। भाषा में प्रतीकात्मकता है। पानी में झांकना था रोटियां सेकना, क्रमशः लोगों की आंखों में तैरते प्रशंसा भाव से प्रभावित होना तथा घरेलू कामकाज करने का प्रतीक है। कविता में भावुकता पर बौद्धिकता की विजय नजर आती है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। उपमा अलंकार। मां ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। ये विरोधाभास अलंकार कविता में मां के संचित अनुभवों की पीड़ा को प्रमाणिक अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। प्रिय बच्चों, तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।